जय सिया राम, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन जिसको लेके लोग डर जाते हैं व्हिच इज़ वीनस केतु। वीनस केतु कंजंक्शन अगर केतु 7th हाउस में आ जाए, वीनस की राशि में आ जाए या वीनस के साथ आ जाए, तो इतना हाइप्ड है ये कंजंक्शन और इतना डरे हुए हैं लोग इससे कि उनको ये देख के ही डर लग जाता है। पहले हम दोनों को समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं दोनों की वीनस और केतु हैं क्या? फिर हम समझेंगे कि क्यों ट्रबलसम हो जाता है ये, अगर इसके पीछे की बात क्या है, कहाँ से ये बात आ रही है, बेसिक क्या है इस बात का, सोर्स कहाँ से बनता है? तो हम वीनस की बात पहले वीनस की कहानी समझते हैं, तो गुरु शुक्राचार्य की हम बात करते हैं। तो गुरु शुक्राचार्य ऋषि भृगु के और काव्य माता के पुत्र थे और वो दीक्षा लेने के लिए अंगीरा ऋषि के पास जाते हैं, अंगीरस, जो बृहस्पति के पिता हैं। और गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य एक ही गुरुकुल में रह के गुरु अंगीरस से विद्या ग्रहण करते हैं। लेकिन विद टाइम शुक्राचार्य को ये फ़ील होने लगता है कि उनको इग्नोर किया जा रहा है क्योंकि बृहस्पति गुरु के पुत्र हैं और उनको ज़्यादा अटेंशन दी जा रही है, जबकि शुक्राचार्य ज़्यादा एलिजिबल हैं चीज़ों के लिए। तब शुक्राचार्य जी अपने गुरु से पूछते हैं कि क्यों आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं? मैं ज़्यादा काबिल हूँ उनसे और फिर भी आप उन्हें ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। तब गुरु कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरे लिए सब समान हैं। लेकिन शुक्राचार्य जी इस बात से सैटिस्फाई नहीं होते और वो उनका आश्रम छोड़ के ऋषि गौतम के पास चले जाते हैं, वहाँ विद्या ग्रहण करते हैं। फिर जब देवताओं के गुरु चुनने की बात आती है, तब दोनों प्रेज़ेंट होते हैं, शुक्राचार्य और गुरु बृहस्पति। लेकिन फॉर वेरियस रीज़न्स, और ये अलग-अलग कहानियाँ आती हैं मैथोलॉजी में, कोई कहता है कि इंद्र जो हैं, वो गुरु बृहस्पति को इसलिए प्रेफ़रेंस देते हैं क्योंकि वो उनके मित्र हैं, या शुक्राचार्य जी को ये बात बोल दी जाती है कि जो उनकी माता है काव्य माता, वो दैत्य कुल की हैं। तो मल्टीपल कहानियाँ हैं, लेकिन बात ये है कि शुक्राचार्य जी को नहीं चुना जाता देवताओं का गुरु। वहाँ से निराश होके और अपनी ज्ञान की वैल्यू ना होते हुए देख के वो हर्ट होके राक्षसों के पास चले जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि एक ये लोग ऑर्गनाइज़्ड नहीं हैं, नियम नहीं काम करते। देवताओं के लिए देवता एक नियम में बंधे हुए हैं, कोई ऑर्डर लेते हैं, वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ ये ऑर्गनाइज़ नहीं है, ये एंगर से ड्रिवन है, इनको लग जाता है गलत, तो फिर ये सब इकट्ठा होके चलते हैं लड़ाई करने, और इसलिए वो जो ऑर्गनाइज़ेशन है, स्ट्रैटेजी की कमी है। तो शुक्राचार्य उनको ऑर्गनाइज़ करना स्टार्ट करते हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं। फिर वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि देवताओं के पास अमृत है, जो उन्हें हारने नहीं देता युद्ध में, मरने भी नहीं देता। लेकिन दैत्यों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को वो बहुत सीरियस लेते हैं और एक कठोर तप करते हैं। पेड़ से उल्टा लटक के और धुआँ सूँघते हुए, आँखें बंद करके धुआँ सूँघ के तप करते हैं। बहुत कठोर तप होता है, इंद्र परीक्षा लेते हैं, अपनी पुत्री को भी भेजते हैं। उनकी पुत्री सुंदर भी होती है और वो बहुत स्ट्रैटेजिकली भी काम करती हैं। उनके जो आग का धुआँ वो सूँघ रहे थे, उसमें विष मिला देती हैं, जिससे शुक्राचार्य जी को बहुत उनके शरीर में हानि भी हो जाती है, लेकिन वो अपना तप नहीं तोड़ते, आँखें नहीं खोलते। फिर भगवान शिव प्रकट होते हैं और उन्हें संजीवनी विद्या का वरदान देते हैं। लेकिन उनसे एक प्रॉमिस लिया जाता है कि वो इसका गलत उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन एज़ इट इज़ कि हमेशा ऐसा होता आया है कि पावर करप्ट्स। तो जब उनके पास वो संजीवनी विद्या आ जाती है और जब युद्ध होते हैं, तो देवता अगर अमृत के वजह से वापस जीवित हो रहे थे, तो दैत्य संजीवनी विद्या की वजह से वापस जीवित होने लगते हैं। तो एक इम्बैलेंस आ जाता है। और जब ये युद्ध ही रह गया फिर, मतलब अगर कोई मर ही नहीं रहा है, तो सब ईगो क्लैशेज़ हो रहे हैं, सब लड़े जा रहे हैं अंत तक। तो जब इस बात को समझते हैं भगवान शिव, तब वो दैत्य गुरु पे बहुत गुस्सा होते हैं और उनको निगल लेते हैं और अपने पेट में रखते हैं। फिर माता के इंटरवेंशन से, माता पार्वती के इंटरवेंशन से, वो शुक्र के रूप में भगवान शिव के वीर्य से निकलते हैं और इसलिए उनका नाम शुक्राचार्य पड़ता है। पहले उनका नाम उष्णा होता है। अ, अब वो लेकिन यहाँ एक बात आई, जब भगवान शिव ने उन्हें ग्रहण किया, उसके पहले जो शुक्राचार्य थे वो थोड़े दुनिया से, मतलब लोगों से, इनजस्टिस से परेशान थे कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैं बदला लूँगा, मैं अपनी योग्यता साबित करूँगा। और इसी बात में आके वो जब उन्हें संजीवनी मिलती है, तो वो भगवान शिव के जो ऑर्डर है उसे भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अब जब वो इतने समय तक भगवान शिव के शरीर में रहे, अब जो वो बाहर आते हैं वो ट्रांसफ़ॉर्मेटिव हैं।
पहले वाले शुक्राचार्य नहीं है वो। अब उन्हें ज़िम्मेदारी के साथ संजीवनी का प्रयोग करना आता है और उनको समझ आता है कि अगर ये मुझे मिली है तो मैं इसका मिसयूज़ नहीं कर सकता। अब उनकी जो मेंटल स्टेट है ना वो चेंज हो गई है। इसलिए परिवर्तन दिखा रहा है। एक व्यक्ति का जीवन बदल गया है एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन से जाने के बाद। फिर आगे की कहानी ये है बहुत आगे जाके कि ब गुरु बृहस्पति के जो पुत्र हैं कच्छ, उनको भेजा जाता है शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या ग्रहण करने के लिए और गुरु शुक्राचार्य उनको बिना किसी बात के जज करे हुए शिष्य स्वीकार करते हैं। बहुत पेशेंटली कच्छ उनके आश्रम में रहते हैं, गुरु की सेवा करते हैं और विद्या ग्रहण करते हैं। लेकिन जो शुक्राचार्य की पुत्री होती है, उनको प्रेम हो जाता है कच्छ से और दैत्यों को पता चल जाता है कि कच्छ जो है वो गुरु बृहस्पति के पुत्र हैं और ये विद्या लेने आए हैं। तब जो दैत्य हैं वो कच्छ का वध कर देते हैं और क्योंकि शुक्राचार्य की पुत्री को प्रेम होता है, तो पुत्री जब वियोग में रोती है तो शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से कच्छ को जीवित कर देते हैं और ये क्रम चलता जाता है। एंड में ये होता है कि दैत्य कच्छ को बर्न कर देते हैं, तो एशेज़ में बदल जाते हैं। अब प्रॉब्लम और वो पीने के लिए गुरु को दे देते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर शुक्राचार्य उसको जीवित करेंगे तो स्वयं मर जाएँगे। लेकिन वो पुत्री को वियोग में देखते हुए कच्छ को जीवित करते हैं और स्वयं अ त्याग देते हैं अपना जीवन। तब कच्छ अपनी ड्यूटी एज़ अ शिष्य निभाते हैं और गुरु को जीवित करते हैं। अब जब शुक्राचार्य इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़रे इसके बाद वो मोह समझ गए कि मैंने जो किया पुत्री मोह में और जो दैत्य कर रहे हैं अपनी ईगो के लिए ये क्लैशेज़ आ रहे हैं। ये जो हम षड विकार की बात आ रही है, यहाँ उनका रोल आ रहा है और ये जो विद्या मेरे पास है, ये उससे ऊपर की है। तो जैसे-जैसे उनका लाइफ़ प्रोग्रेस होता गया ज्ञान लेने के बाद, विद्या लेने के बाद, वो रिफ़ाइन होते चले गए। भले ही वो दैत्य के गुरु रहे, लेकिन ज़िम्मेदारी से वो समझते चले गए। लेकिन ये आया मल्टीपल ट्रांसफ़ॉर्मेशंस के बाद। ये शुक्राचार्य की कहानी है, वीनस की। अब जब हम बात करते हैं केतु की, तो सहस्त्रबाहु जब देखता है कि अमृत मंथन के समय देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और दैत्य रह गए हैं, तब वो देवताओं का रूप रख के उसमें बैठते हैं और भगवान विष्णु मोहिनी रूप लेके विभाजित कर देते हैं। क्योंकि वो अमृत पी चुका था इसलिए वो मरता नहीं, विभाजित हो जाता है राहु केतु में और जो निचला हिस्सा है वो केतु बनता है। अब ये कहानी मैंने क्यों सुनाई? क्योंकि जब मैं अब इन दोनों की बात करूँगी, मैं आपको इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस समझाऊँगी, तो आपको समझ आएगा कि क्यों ये डेंजरस कॉम्बिनेशन है। मोस्टली लोग वीनस को लग्ज़री से देखते हैं कि कितनी लग्ज़री है, कितना पैसा है, कितनी ब्यूटी है, क्या चार्म है, ऐसे। लेकिन वीनस सिर्फ लग्ज़री नहीं है, डिटर्मिनेशन भी है, ज़िद है कि अपने आप को प्रूव करने की ख्वाहिश है वीनस। अगर इसका संबंध आपके लग्न या लग्न लॉर्ड से हो जाता है, तो ये इतनी डिटर्मिनेशन वाली पर्सनैलिटी बना देता है जिसको आप अनब्रेकेबल वाली सिचुएशन में चले जाते हैं। नेगेटिव चला गया तो फिर ये ज़िद्दी बना देगा, एरोगेंस बना देगा, फिर लोग उस हिसाब से ज़िद करेंगे। लेकिन अगर पॉज़िटिव साइड में है, तो जो लोग एक डिटर्मिनेशन के साथ अपना गोल अचीव करते हैं, वो वीनस है। अब दोनों में सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। वीनस और केतु दोनों ही डिटर्मिनेशन है। लेकिन अलग तरीके से। अब मुझे जो चाहिए, मेरी जो मुझे पाना है, उसको प्राप्त करने की जो ज़िद है, वो वीनस केतु दोनों से आई। लेकिन केतु वाला सेंस जब आया, जब सहस्त्रबाहु ने देखा कि ऐसा मिल रहा है, ऐसा अमृत हो रहा है, तो उसने छल किया। अपने गोल को प्राप्त करने के लिए छल किया। और छल करने के बाद जब भगवान ने विभाजित किया, तब वो केतु बना, तब उसको रियलिटी समझ आई। लेकिन वीनस ने भले ही उपयोग गलत किया, बाद में उपयोग गलत किया, लेकिन वो शुरू से ही उसको प्रोसेस फ़ॉलो किया। अगर संजीवनी चाहिए थी, तो तब किया। तो दोनों ही डिटर्मिनेशन है। मैंने अपनी दूसरी वीडियोज़ में भी बताया है कि केतु जो है आपकी सॉरी केतु जो है, वो मार्स जैसा एंगर नहीं है कि सिर्फ़ बोल के रह गए। केतु करने वाला एंगर है, जिसमें आप फिज़िकली जाके इन्वॉल्व होके फाइट करते हैं, वो केतु, जहाँ एक्शन लिया जाता है। दोनों ही गलत को सहन नहीं करते हैं। अगर उन्हें लग रहा है इनजस्टिस हो रहा है, तो उसके लिए काम करेंगे। और दोनों को ही अमृत चाहिए। संजीवनी के रूप में
वीनस को चाहिए, शुक्राचार्य जी को चाहिए था, और अमृत, जब अमृत मंथन हुआ, जब निकला, तो उस अमृत को पाने के लिए सहस्त्रबाहु ने रूप भरा। दोनों को ही अमृत चाहिए। मतलब वीनस को और केतु को एक ऐसी दोनों खोज में जा रहे हैं जो हायर ट्रुथ है। अब लोग इसको ना ऐसे समझते नहीं कि वीनस कैसे हायर ट्रुथ में आया। वीनस पाइसेस में जाके एग्जॉल्टेड होते हैं अपने दुश्मन की, मतलब दुश्मन नहीं लेकिन कंपटीशन रहे जुपिटर उनके, जुपिटर की वजह से उन्होंने अंगिरा ऋषि का आश्रम छोड़ा और फिर बाकी की आगे की चीजें हुई, लेकिन कंपटीशन है वहाँ वीनस जुपिटर उनका, उन्होंने वहां से प्राप्त किया है वो। और जो केतु है वो कारक है 12th हाउस का। कालपुरुष चार्ट में 12वें भाव में मीन राशि आती है, जुपिटर लॉर्ड है, केतु कारक है, वीनस एग्जॉल्टेड होते हैं पाइसेस में अपने कंपटीशन के उसमें जाके, केतु के कारक वाले हाउस राशि में, हाउस में एग्जॉल्टेड हुए। तो दोनों ही वो हायर ट्रुथ चाहते हैं, लेकिन दोनों का रास्ता अलग है। वीनस पहले 5 सेंसेस जो है हमारी उनको भोग के निकलेंगे और फिर जाएंगे। केतु का कुछ ज्ञान है, कुछ अर्जित है, कुछ जल्दी सीख लिया, तब चलेगा। देखिए, जो हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हुए, उनका वीनस है 12वीं राशि में आता है, पाइसेस में, एग्जॉल्टेड वीनस है। लोग कहते हैं कि वो भोग विलास में विप्त, ऐसा योग अगर किसी का देख लेंगे तो सोचेंगे कि अरे तो भोग विलास में रहेगा, नहीं, वो समर्पण है, देवी के प्रति समर्पित होके इतना दुनिया से खोए हुए रहे, इस सांसारिक वर्ल्ड से, दुनिया से बाहर रहे, कि जब कहा जाता है कि जब वो इतना उस एस्ट्रल वर्ल्ड में रहते थे कि उन्हें वापस लाने के लिए उनके शिष्य उनको खाना ऑफर करते थे। जो फूड था वो उनका मीडियम था इस संसार में रहने का। तो दोनों ही हायर ट्रुथ चाहते हैं, अमृत मतलब हायर ट्रुथ चाहते हैं दोनों इस वर्ल्ड में, लेकिन रास्ता अलग है, दोनों को अलग तरीके से मिलेगा। इस क्योंकि जब रास्ता अलग है दोनों का तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। एक मंजिल पे पहुंचने के लिए दो लोग निकले हैं और दोनों का मन नहीं मिलता, दोनों की बातें नहीं मिलती, दोनों के प्लान्स अलग हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। यही कॉन्फ्लिक्ट आता है जब मैरिज की बात आती है, जब जो पैसा कमाया है उसको भोगने की बात आती है। पैसा आ गया, लेकिन अब मैंने 5 सेंसेस के बेसिस पे अगर उसको एंजॉय करने की कोशिश की तो वो रुकेगा नहीं, वो चला जाएगा। ऐसे अनसडन इवेंट्स होंगे मेरी लाइफ में कि जो पैसा मैंने सोचा था, आज रात मेरे अकाउंट में बहुत सारा पैसा और मैंने सोचा कल जाके शॉपिंग करूंगी, और वो बीच में कुछ हो गया कि मुझे किसी को देना पड़ गया, या कहीं तो कुछ फ्रॉड हो गया, वो वैसे चला गया, बचा नहीं। क्योंकि मैंने सोचा वो 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग मैं उसका यूज़ करूँगी। अगर मैंने शायद सोचा होता कि नहीं, इसका हम हायर कॉज़ के लिए यूज़ करेंगे, तब नहीं जाता। ऐसे ही शादी और पैसा, मैरिज, मनी, दिस 5, जो ये जो वर्ल्ड है हमारा, ये 5 सेंसेस को एन्जॉय करने के लिए बनाया गया है। हम वीनस इसमें इंडल्ज होना चाहता है। वो तो केतु है वहाँ पे, इसलिए उसको कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, इसलिए वो हायर ट्रुथ की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ही ना बने वीनस का और इंडल्ज होने का ही कंजंक्शन है, तो फिर वो एन्जॉय करेगा लाइफ को। केतु समझिए एक घर है, एक ऐसा घर जहाँ ज़िम्मेदारियाँ हैं, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जहाँ वो बातें होती हैं जो रियलिटी को दिखाती हैं, इल्यूज़न को तोड़ती हैं। और जो वीनस है वो ऐसा नेटिव है जो अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग के दुनिया घूमना चाहता है, जो दुनिया जीतना चाहता है और अपने घर वापस नहीं आना चाहता, क्योंकि उसको पता है घर वापस आएगा तो उसको वो रियलिटी फेस करनी पड़ेगी, उसका इल्यूज़न टूट जाएगा घर जाके। इसलिए वीनस जिनका अच्छा है, वो लोग, अच्छा मतलब अच्छी प्लेसमेंट में है, अच्छे कंजंक्शन में है, वो लोग भी हायर ट्रुथ को समझ जाएंगे, बहुत डिटर्मिनेशन वाले लोग होंगे, उन्हें जिम्मेदारी समझ आती होगी, लेकिन रास्ता अलग है। अल्टीमेट ट्रुथ तो है,
लेकिन रास्ता लगे है, वो एन्जॉय करके जीवन जीना चाहता है। वो व्यक्ति केतु वाला घर रह के वहीं से दुनिया देख के एन्जॉय कर सकता है। वीनस वाला पूरी दुनिया घूम के आके तब घर आके कहना चाहता है कि ये दुनिया में कुछ नहीं रखा, ये तो मेरा घर अच्छा है, ऐसा। इसलिए जब मैरिज की बात आई, 7th हाउस में केतु बैठा है या 7th लिब्रा राशि में केतु बैठा है या वीनस के साथ केतु बैठा है, तब वो कर क्या रहा है? मैरिज अल्टीमेटली तो कुछ समय के लिए आप एन्जॉय कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ और प्रेम एक अलग बात है, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ भी आती हैं शादी के साथ, बहुत सारी। तो जैसे-जैसे वो ज़िम्मेदारी आती जाएगी, वैसे-वैसे केतु का रोल मैरिज में आता जाएगा और वीनस का कम होने लगेगा। आपको अब अगर आप पहले पूरे दिन बाहर घूमते थे, तो शादी के बाद आप पूरे दिन बाहर नहीं घूम सकते। अब केतु आ गया, यहाँ आया कॉन्फ्लिक्ट कि जो नेचर है आपका और जो डिमांड है सिचुएशन की, वो अलाइन नहीं कर रहा है। दोनों में बदलाव है। आपका नेचर है कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं उसको पूरा खर्च कर दूँगा और आप सेव करते हैं खर्च करने के लिए। लेकिन वो फिर जब केतु एक्टिवेट होगा, जैसे ही पैसा आया तो वो ज़िम्मेदारी चाहता है आपसे कि आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अपने ऊपर सिर्फ़ ना खर्च कर दें और जैसे ही आप उन ज़िम्मेदारी को पूरी करने से भागते हैं, वो फिर चला जाता है। इसलिए जिनका वीनस के साथ केतु है, 7th हाउस में केतु है, लिब्रा में केतु है, आप देखेंगे कि भले ही उन्होंने लव मैरिज की है, लेकिन उनका पार्टनर शादी के बाद बदल जाता है और चाइल्ड बर्थ के बाद तो और बदल जाता है। क्योंकि जैसे-जैसे समय बीतता गया, गर्लफ्रेंड होना अलग बात थी, शादी एक ज़िम्मेदारी है। तो अब केतु ने अपना रोल ज़िम्मेदारी वाला शुरू किया। अब चाइल्ड बर्थ के बाद और ज़िम्मेदारी आई। अब ऐसा नहीं वो प्यार नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो दिखा पाते थे पहले, अब वो नहीं दिखाते। रिस्पॉन्सिबिलिटी में लोग एन्जॉय करना भूल जाते हैं। ये गोल है और एक इंटरनल फाइट उनके अंदर चल रही है और उन्हें लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं। उस समय जो ज़रूरत है समय की वो है ज़िम्मेदारी पूरी करना, तो वो कर रहे हैं। इसके लिए उनके पार्टनर को ड्रामेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा अफ़्लिक्टेड कंडीशन है, तो सेपरेशन दे देता है, हेवी लॉसेस करा देता है फाइनेंसेस में। क्योंकि सिर्फ़ ऐसा तो है नहीं कि वीनस केतु ही बैठे होंगे, अफ़्लिक्शन होंगे दूसरे। जहाँ वीनस के हाउस में कोई और प्लैनेट बैठा होगा, वीनस जिसका डिस्पोज़िटर बन के बैठा होगा, मैलेफ़िक हुआ तो? ये सब अफ़्लिक्शंस होते हैं। फिर नवमांश में अगर ये कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा होगा, तो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन गया। हम देखिए जो लोग सेल्फ अवेयर हो चुके हैं, जिन्हें आत्मज्ञान हो चुका है या योगी हम उसी में अब गिनते हैं, तो वो लोग उठ गए हैं, ये प्लैनेट्स की पोज़ीशन से, इनकी एनर्जीज़ से ऊपर। नहीं तो एज़ अ नॉर्मल ह्यूमन जो हम लाइफ़ जी रहे हैं, वो प्लैनेट गवर्न कर रहे हैं हमारी बॉडी को, हमारे थॉट प्रोसेस को। इसलिए जब-जब वीनस केतु बैठा और किसी भी तरीके से 159 में कंजंक्शन आया, 212 में कंजंक्शन आया, 311 में आया और या फिर राशि में बैठता है केतु वीनस की, तब ऐसे लोगों को अपना थॉट पैटर्न देखना चाहिए कि कब-कब उन्होंने मेजर लॉसेस देखे हैं लाइफ में, फाइनेंशियल। जब वो ऐसा लॉस देख रहे थे, तब उसके पहले उनका थॉट प्रोसेस क्या था? वो कितना इंडल्ज थे अपनी सेंसेस को एन्जॉय करने में, कितना वो सेल्फिश होके सोच रहे थे या कितना वो इल्यूज़न में जी रहे थे। ऐसे ही जब उनकी मैरिटल लाइफ में इश्यू आना स्टार्ट हुआ, तो प्रॉब्लम ये है कि जो व्यक्ति के चार्ट में ऐसा होगा, उसका जो सामने वाला पार्टनर है, वो ऐसा बिहेव करने लगेगा। इट्स नॉट नेसेसरली कि जिसके चार्ट में है वही करेगा, जो सामने वाला पार्टनर है वो करने लगे। तब उस केसेस में दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए और ज़रूर काउंसलर की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाले व्यक्ति को प्यार से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी लगने लगी है, तो उसको ये समझना भी पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी बात है, लेकिन 2 लोग को लंबा सफ़र तय करने के लिए एक-दूसरे से अट्रैक्शन, लव होना चाहिए। ये ज़रूरी है। एंड इट्स ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट कि आप सिर्फ़ वीनस केतु देख के
अपनी रिलेशनशिप को खराब ना कर लें। क्योंकि जब तक दशा नहीं आएगी, जब तक दशा आने के बाद भी जब तक ट्रांज़िट उस कंजंक्शन को एक्टिवेट नहीं कर रहा, तब तक वीनस केतु आपकी लाइफ़ में ट्रबल नहीं देंगे। आप समझिए बात को। हमारे चार्ट में मल्टीपल कंजंक्शंस बनते हैं, मल्टीपल योग बनते हैं, लेकिन क्या सबका रिज़ल्ट आपको मिलता है? नहीं ना। क्योंकि दशा आनी चाहिए उस प्लैनेट की, उन हाउसेस से रिलेटेड प्लैनेट्स की, फिर ट्रांज़िट उसे एक्टिवेट करना चाहिए। ट्रांज़िट में भी जुपिटर सैटर्न का ऐसा टाइमिंग होना चाहिए ट्रांज़िट का कि वो लंबे समय के लिए एक्टिवेट हो रहा है। ऐसे थोड़ी ना कि 3-4 महीने के लिए एक कंजंक्शन एक्टिवेट हुआ, समझिए वीनस केतु का, आपकी मैरिड लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम है और दशा आई हुई है लेकिन ट्रांज़िट आके वो एक्टिवेट नहीं हो रहा और ऐसा कंजंक्शन ऐसा टाइम पीरियड आया कि सिर्फ़ 3 महीने के लिए एक्टिवेट होता है वो कंजंक्शन, तो 3 महीने पेशेंटली आप निकाल लीजिए फिर। 3 महीने के लिए एक पार्टनर चुप होके सुन ले या शांत रहें, समझें इस बात को कि थोड़ा समय की बात है निकल जाएगी, फिर नहीं होगी प्रॉब्लम। चार्ट दिखा रहा है लेकिन सीवियरिटी कितनी है? दशा कितनी आएगी? कितने समय के लिए एक्टिवेटेड है वो? तब फिर प्रॉब्लम देगा। सिर्फ़ कंजंक्शन डिसाइड नहीं करेगा। मैं इस बात को लेके बहुत कंसर्न हूँ कि लोग बड़े-बड़े फैसले सिर्फ़ ऐसे नॉर्मल कंजंक्शंस को देख के सोच लेते हैं, मन में बना लेते हैं। हम कभी-कभी मैनिफेस्ट कर लेते हैं उसे क्योंकि हमें लग जाता है कि अच्छा ये कंजंक्शन बना हुआ है, प्रॉब्लम होगी। मे बी ना हो, आप समझिए। इसलिए प्लीज़ बी अवेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय सिया राम।